आज के पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम भारत के अतीत में जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ख्याल आता है कि जैन धर्म में स्यात्वाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत हैं जो ये मानते हैं कि हर विचार के या सत्य के बहुत सारे पहलू होते हैं। कोई एक रास्ता या कोई एक पहलू, कोई एक एंगल नहीं होता किसी भी चीज़ को देखने का। सब लोगों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो पहले मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले इतनी उदारता थी लोगों के विचारों में, और ये हमारे दर्शन में भी चलता है कि हर पक्ष को अच्छी तरह सुना जाए, समझा जाए और फिर सत्य की तरफ आगे बढ़ा जाए। लेकिन अभी हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि वैचारिक कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा कट्टरता की वजह से हिंसा भी बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है। तो आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये इतना ज़्यादा इसी तरह क्यों बढ़ रहा है, ये संकीर्णता क्यों बढ़ रही है, कट्टरता क्यों बढ़ रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि अब हम जानकारी को विभिन्न एंगल्स से देखते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमारा जो वैचारिक एंगल्स हैं वो थोड़े वाइड होने चाहिए थे, खुलने चाहिए थे। उसके बजाय हम सारी दुनिया के लोग संकीर्ण होते जा रहे हैं और असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने जो बात शुरू की प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से, तो आपको और सभी लोगों को यह आश्चर्य होगा कि भारत में विचार वैभिन्न, विभिन्न मतांतरों की एक लंबी परंपरा रही है अभी तक। यहाँ तो ये माना जाता रहा है कि नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, कोई भी दार्शनिक, विचारक या मुनि नहीं है दुनिया में जिसका वचन प्रमाण हो। यानी सब अंधेरे में टटोल रहे हैं। न सौ मुनि यस्य मतिर्न भिन्नम, कोई मुनि ऐसा नहीं है जिसकी मति भिन्न न भिन्न हो। न हो। एको सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन जो विद्वान लोग हैं उसको विभिन्न तरीकों से देखते हैं। प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से अनेकांतवाद, यानी किसी भी विचारधारा को या वस्तु को या मनुष्य को देखने के लिए असंख्य दृष्टिकोण हैं। एक नहीं है, न दो हैं, न तीन है, असंख्य। असंख्य तरीकों से हम विचार कर सकते हैं। ये और यहाँ शास्त्रार्थ की ऐसी जबरदस्त परंपरा रही है। हुएन चांग जो चीनी यात्री आया है, उसने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से ये वर्णन किया है कि भारत में वो जहाँ जहाँ भी गया, जिस जिस नगर में गया, वहाँ देखा कि शास्त्रार्थ हो रहे हैं। और कई जगह राजा स्वयं बैठा है शास्त्रार्थ में अच्छा। और वो प्रोत्साहन दे रहा है, और किसी वैचारिक विषय के ऊपर गंभीर चर्चा हो रही है। तो ये जो हमारे यहाँ बहुत गौरवशाली परंपरा रही है वो क्षीण नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो आधुनिक जो युग है उसमें वैसी विचार विभिन्नता नहीं रही है जैसी पहले थी। पहले विद्वान नेति नेति भी कहा करते थे हर बात के अंत में। बिल्कुल, वेदों के वेद में ही है ये तो। नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? सत्य अनिर्वचनीय है। आप सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी देखिए, नासदीय सूक्त है एक, जिसमें कवि ये कहता है, ऋषि ये कहता है कि भाई ये पृथ्वी, ये जो ब्रह्मांड है सारा, ये कैसे घटित हुआ, कैसे बना, ये सारी इतनी विभिन्नताएं, इतने अंतरिक्ष,
कैसे उत्पन्न हुए, कौन जानता है, और इसको बनाने वाला भी अगर कोई है या नहीं है कुछ पता नहीं। अगर कहीं कोई बनाने वाला है तो वो भी बेचारा नहीं जानता है कि ये सब कुछ क्या है। तो यहाँ तो इस तरह की परंपरा रही है, रिजिडिटी तो बिल्कुल नहीं है थॉट में। हर चीज़ को डाउट से देखना। हर चीज़ को शंका से देखना और प्रश्न करना, और बिना प्रश्न किए कोई विचारधारा आगे बढ़ती ही नहीं है। ये खास बात है। वाद विवाद संवाद तर्क वितर्क के बिना कोई भी विचारधारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, और न समाज का उत्थान हो सकता है न प्रगति हो सकती है। ये तो अपने अतीत की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई। अब हम आते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद भी रेलवे में, बसों में यात्राएं लोग करते थे और आपस में मिलते थे। तब उनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आया था? या बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। पहले, बहुत पहले नहीं, अभी कोई 25-30 साल पहले, 40 साल पहले हम किसी ट्रेन के डिब्बे में भी जाके बैठते थे तो हम ये पाते थे कि हर व्यक्ति वार्ता कर रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई तर्क दे रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं, और अपने अपने स्टेशन पे उतर जा रहे हैं। या कहीं जाते थे चाय घर में या कॉफ़ी हाउस में, तो कॉफ़ी हाउस में तो जो बहसें होती थी वो प्रसिद्ध हैं। या कहीं भी हम 10-20 लोग भी अगर इकट्ठे होकर के कहीं चौपाल में भी बैठे हैं गांव में, तो वहाँ भी तरह तरह की बातें हो रही है, एक ही चीज़ को कई तरीक़ों से कहा जा रहा है। तो ये वैचारिक विभिन्नता तो हमारे उसमें हाँ, तो लोग बागों में मतलब सहिष्णुता थी सही और सुन वो अपनी आलोचना सुन भी लेते थे, अपने विचारों की आलोचना भी अगर उनकी होती थी तो वो सुन लेते थे, हाँ, न केवल सुन लेते थे सुधार भी कर लेते थे। बल्कि वो बड़े आनंदपूर्वक विभिन्न तरह की बातों को सुनते थे, उससे आनंद लेते थे, और अब अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन भी कर लेते थे, क्योंकि विचार विनिमय विनिमय में यही तो होता है कि आप कोई चीज़ दे रहे हो और दूसरा आपको कोई चीज़ दे रहा है। तो आपने देखा, जो अगर कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, उस व्यक्ति ने आपकी बात में कुछ अच्छा ही पाई तो उसके लिए ठीक है। तो ये विचार विनिमय, तो इसमें ये असहिष्णुता की तो कोई बात है ही नहीं, बल्कि सहिष्णुता की भी कोई बात नहीं है। सहिष्णुता में ये चीज़ आ जाती है कि हम नहीं मानते हैं आपकी बात को, लेकिन फिर भी सहन कर रहे हैं, तो वो बात भी नहीं, सहज रूप में विचार विनिमय होता रहता था। लेकिन अब हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि बातचीत के दौरान मतलब इतने ज़्यादा असहनशील हो गए हैं एक दूसरे से विपरीत व्यूज़ के प्रति कि आजकल शारीरिक हिंसा या बंदूक निकाल लेते हैं। बसों में, ट्रेनों में कई घटनाएं ऐसी हुई कि वैचारिक मतभेद के चलते ही उन्होंने हत्या कर दी रास्ते में। ऐसा भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद से ही थोड़ी बहुत सामूहिकता में कमी आई है, लेकिन फिर भी पिछले 20 साल में, 25-30 साल में और ज़्यादा कमी आ गई है। एक तो ये है कि हर आदमी अपने इको चैम्बर में रहता है। अब इको चैम्बर का मतलब ये है कि वो अपनी ही विचारधारा में डूबा हुआ है। उसका न तो कहीं पड़ोस में, न कहीं रिश्तेदारी में, न कहीं समाज में विचार विनिमय होता है, बातचीत नहीं होती, गपशप नहीं होती, और वो रात दिन सोशल मीडिया या मीडिया देखता रहता है। और आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया में क्या होता है कि जो चीज़ें आप देखते हैं, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो रील्स या इंस्टाग्राम हो या रील्स में देखते हैं। और क्या क्या होता है, हाँ, रील्स में देखते हैं लोग हाँ, बाग। रील्स हो या कुछ भी हो, यूट्यूब है। यूट्यूब है, हम्म, तो इसमें जो चीज़ें आप एक दो बार देख लोगे, वो एल्गोरिदम जिस से हो जाता विचारधारा को, जिस मत को, वह जिस जो आपका शौक है, वही चीज़ें आपके उसमें आती रहेगी, आपके सिस्टम में।
वही आइडियोलॉजी आती रहेगी। और वो चाहे आपके यूट्यूब विचारों को में, और भी रिजिड बनाती तो रहेगी। वो क्या होगा कि आपके जो जमे हुए विचार थे उसमें और ज़्यादा कठोरता आती चली जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई मेरे ही विचार ये भी कह रहा है, मेरे ही विचार ये फेसबुक भी कह रही है, ये व्हाट्सएप में भी मेरे जैसी बातें आ रही है, हाँ ये यूट्यूब भी वही कह रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उससे बाहर तो आता नहीं है। एल्गोरिदम जो है वो क्या है, वो यही है कि जो चीज़ आप देखते रहते हो सुनते रहते हो वही चीज़ आपके हम्म। हमेशा आती रहती है। तो आपकी जो पहले की पूर्व धारणाएं हैं वो वो और जो बलवती हो बिल्कुल जाती। कठोर हो जाती है। उसमें आपका जो कंफर्ट जोन बन जाता है, उससे बाहर कदम रख ही नहीं सकते। और दूसरे पचासों एंगल्स जो हैं किसी चीज़ को देखने के दृष्टिकोण, वो आपको बुरे लगने लगते हैं, वो गलत लगने लगते हैं। आप सोचते हो कि दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, या तो सत्य है या असत्य है, या तो ब्लैक है या वाइट है, बीच में कोई रंग है ही नहीं। तो इस तरह की जो विचारधारा है इसको हम कट्टर। कहते हैं इको चैम्बर होना। हम्म। तो आजकल हर व्यक्ति अपने इको चैम्बर में व्यस्त है। आप ट्रेन के डिब्बे में घुसो, 100 सवारियां बैठी है, हम्म। तो 100 मोबाइल भी चल रहे हैं, परस्पर कोई बात नहीं। परिवार में भी देखो, 5 या 6 सदस्य हैं, तो 5 6 मोबाइलों में व्यस्त हैं। आज उनके कभी बात होती नहीं है। मोहल्ला और पड़ोस तो दूर है, वो तो बात ही गई। तो ये सब चीज़ें हमको क्या करती है कि जिस गड्ढे में हम पड़ गए उस गड्ढे को और गहरा करती जाती है, क्योंकि हमारी विचारधारा आ रही है और हमें लगता है कि इसके अलावा तो कोई सत्य है नहीं। इसी को इको चैम्बर कहते हैं। तो आजकल हर व्यक्ति अपने अपने इको चैम्बर में रहता है, जिसके दुष्परिणाम हैं। इसी तरह इसलिए हम देखते हैं हमारे कुछ मित्र लोग होते हैं जो 10 15 20 30 साल पहले बहुत विनम्र थे, कुछ लिबरल भी थे, समझदार भी थे, दूसरों की बातों को सुनते थे, अपनी बातें कहते थे, लेकिन उनके व्यवहार में अब इतना परिवर्तन आ गया है कि वो सुनने को तैयार नहीं होते किसी दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने विचारों से अलग विचार को, और जवाब भी वो आक्रामकता के साथ देते हैं। अब मतलब वो बात करने लायक नहीं रहे वो लोग, हम्म। क्योंकि वो इको चैम्बर में फंसे हुए। हम्म। तो ये व्यवहारिक अंतर इस वैचारिक कूटमंडूकता की वजह से। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो इको चैम्बर में आदमी रहता है उसमें दूसरी विचारधारा के प्रति क्रोध होता है, और लगता है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। हम्म। सच्चाई तो वो जो मैं जानता हूँ, हम्म। ये क्या बोल रहा है। और अगर वो बात और ज़्यादा अपनी बात को दूसरा समझाता है हम्म। तो आपको क्रोध आता है और हम्म। लड़ाई हो जाती है। दुनिया में सारे समाजों में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में या देश के अंदर जो ये संघर्ष बढ़ रहा है, युद्ध बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि देशों में गृह युद्ध बढ़ रहे हैं और गाली गलौज बढ़ रहा है, ये सब इसी कारण है कि हमको विचार सुनने की आदत रही नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं रही। तो हम सब अपने अपने विचारधारा में मस्त हैं और कट्टर हैं, और जहाँ कट्टरता आ गई वहाँ विकास अवरुद्ध हो गया। आगे कोई संभव नहीं है कि आपकी कोई मानसिक या बौद्धिक प्रगति हो सके। इसी एल्गोरिदम से बने हुए इको चैम्बर की वजह से ही इतनी ज़्यादा अज्ञानता आ गई कि अपने विचारों से संबंधित फेक वीडियो भी आता है तो वो सही लगता है, और दूसरे के विचार का सही वीडियो भी आता है तो वो फेक तो वीडियो वो लगता है। तो तो ये हम आसानी से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे विचार को फेक वीडियो बता करके, और अपने चाहे फेक वीडियोज़ हों तो भी हम उनको सच मान के हाँ चलते हाँ हैं। ये भी जब हम संवाद करते हैं लोगों में तो ये बात सामने आती हाँ। है। तो पहली चीज़ तो दूसरी विचारधारा के वो वीडियो आएंगे ही नहीं। हम्म। और अगर कोई भूला भटका आ गया तो आपकी उंगली है उससे आपने यूँ कि यार हटाओ, सुनना ही नहीं आप पसंद करोगे, आप तो अपनी ही बात को सुनना पसंद करोगे। तो इको चैम्बर का मतलब ये है कि
आपकी ही जो बात है उसकी प्रतिध्वनि टकरा के वापस आपकी तरफ आ रही है। तो जब दूसरे का संपर्क ही नहीं तो विचार विनिमय कहाँ होगा। तो ये हमारे कन्फर्मेशन बायस को और ज़्यादा बायस्ड बना देता है। बिल्कुल हम अपने विचारों में कन्फर्म होते चले जाते हैं कि भाई सत्य तो वो है जो हमने हमारी जेब में रखा है। अच्छा, है ना? अब इससे बाहर निकलने का आप क्या सुझाव हो, क्या रास्ता है? अब बाहर निकलने का तो ये है कि भाई एक तो हम लोगों से ज़्यादा जुड़े हैं। मिलें, बैठें, बातें करें, और ज़्यादा पुस्तकें भी पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें। अब आजकल देखें न तो लाइब्रेरीज बची हैं न वाचनालय बचे हैं। कॉलेजेस में स्कूलों में जो है ना पुस्तकालय, वो पुस्तकों के कब्रिस्तान हैं, वहाँ छात्र जाते ही नहीं हैं और यहाँ तक कि शिक्षक भी नहीं जाते। पढ़ने पढ़ाने का सारा ख़त्म हो गया, किसी को पुस्तकों में कोई रुचि है ही नहीं। तो चलो जो पुस्तकों में नहीं तो आपस में तो बात करें, लेकिन वो भी नहीं करते। सामूहिकता बढ़े, आपस में संपर्क हो, बातचीत करें, मिलें जुलें और दूसरे के विचारों में रुचि लें। दूसरे के विचारों को रुचिपूर्वक सुने, तब जा कर के। नहीं तो पहले तो शास्त्रार्थ होता था और शास्त्रार्थ में जो आदमी पराजित हो जाता था वो हार मान भी वो लेता था। विजेता के मत को स्वीकार कर लेता था। ये उदारता थी। तो वो उदारता अगर हमारे अंदर आए तो फिर से वो जो प्राचीन हमारा वैभव है, गौरव है, वो वापिस आ सकता है। तो प्रोफेसर गर्ग ने हमें एक वैचारिक इको चैम्बर के बारे में बताया कि सारी दुनिया की जो लोग हैं, जो ये जनरेशन है, वो इको चैम्बर में स्वेच्छा से जा रही है और उसमें फंसती चली जा रही है, और जो उदारता है वो समाप्त होती जा रही है। उसको पुनः पाना होगा, अन्यथा ये दुनिया एक ऐसे गर्त में चली जाएगी जहाँ से निकलना बिल्कुल असंभव होगा, और उससे टकराहट, युद्ध और संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। आपने हमें समय दिया आज और एक अच्छे बिंदु पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके सभी श्रोताओं का धन्यवाद।